अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं नावल तिरिश का आंचल का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। आपसे कहना था कि आप अगर मैं पूरा नावल अपलोड करती हूँ, कंप्लीट लॉन्ग होता है, तो आप कहते हैं इसको वॉइस में करें, तो वॉइस में अगर मैं पार्ट्स में करती हूँ तो आपके व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि मोस्टली जो है वो पार्ट्स में ही, जो लॉन्ग नावल्स होते हैं वो पार्ट्स में ही अपलोड होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आप को पार्ट्स में अगर मैं करके दूं वॉइस में तो आप चलेगा, तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ ठीक है। लेकिन अब देखें कि एक जो है वो 1200-1300 पेजेस का नावल है, और उसको रीड करना वो तो 5-6 घंटे का हो जाता है। शॉर्ट नावल जो हैं वो रीड करना इजी होते हैं। तो ये भी लॉन्ग नावल था, इसलिए इसको मैं पार्ट्स में रीड कर रही हूँ। लेकिन आपके व्यूज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। डेली की एक एपिसोड होती है और वो भी इतनी लॉन्ग होती है। तो काइंडली इसको पढ़ा करें, मेरी जो पार्ट्स में वीडियोस होती हैं उसको भी रीड किया करें, देखा करें। और जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं फिर मुझे मजबूरन जब आपके व्यूज़ नहीं आते तो मुझे फिर वो विदाउट वॉइस ही पोस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको वॉइस में नावल चाहिए तो फिर जो मैं पार्ट्स में पोस्ट कर रही हूँ उसको लाजमी व्यू करें, मुझे सपोर्ट करें। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो इसका मैं अब अगला पार्ट स्टार्ट करती हूँ। कल हमने यहाँ पर ख़त्म किया था कि जिब्रान शाह उससे उसके बाबा जान के मुतालिक सवालात पूछता है। तो अब आगे देखते हैं, आगे कहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आप पूछ सकती हैं और आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक़्त कभी भी मुझसे कोई भी बात पूछ सकती हैं। ये मेरा कार्ड है। मुर्तज़ा अंकल के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस केस को अपनी फैमिली का केस समझकर ही इस पर काम करूँगा। जिब्रान शाह की बात सुनकर अंसा को बहुत हौसला मिला था। मैंने ये पूछना था कि इस केस को रीओपन करने से मेरे भाई की फैमिली पर तो कोई दबाव नहीं आएगा। अंसा की बात सुनकर जिब्रान शाह ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। देखें, केस में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि जिसने भी ये सब करवाया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपके भाई की फैमिली के लिए सिक्योरिटी ऑर्डर पहले इशू करवाऊंगा। जिब्रान शाह की बात सुनकर अंजा ने गहरा सांस लिया था। लगता है आपके हस्बैंड अभी तक नहीं आए, जिब्रान शाह ने कलाई पर बांधी घड़ी को देखते हुए कहा। लेकिन अभी 2 घंटे नहीं हुए, अंजा ने वॉल क्लॉक पर लगी घड़ी को देखते हुए कहा। बस 15 मिनट रह गए हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं आते तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घबराएं मत, इसी बहाने से मैं मुर्तज़ा अंकल से भी मिल लूँगा। जिब्रान शाह की बात सुनकर अंजा ने मुश्किल से हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही घड़ी की तरफ देखा, जो अपनी रफ्तार से ज़्यादा चलते हुए महसूस हो रही थी। जिब्रान शाह मोबाइल पर बिजी था और अंजा अपने होंठों को काटते हुए टाइम को देख रही थी। 2 घंटे हो गए हैं, मुझे काम भी है, मैंने एक केस के सिलसिले में जाना है, तो मुझे निकलना होगा और आपको मैं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपके शोहर लगता है टाइम पर आना भूल गए हैं। वैसे वो टाइम का पाबंद है, लेकिन आज इसे क्या हुआ है? लेकिन खैर, आए मैं आपको छोड़ दूँ। जिब्रान शाह अंसा का जवाब सुने बगैर कमरे से बाहर आ गया था। हद है, वैसे इतनी भी लापरवाही क्यों? 2 घंटे का बोला था तो आ जाते। अब मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा, कोई नई मुसीबत ना पड़ जाए मेरे साथ। अंसा अपना बैग उठाए मुंह में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई थी। जमाने जैसे अपनी गाड़ी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के सामने खड़ी की, इसकी आंखों के सामने अंजा जिब्रान शाह की गाड़ी में बैठ चुकी थी। ये लड़की भी ना थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती? 10 मिनट ही ऊपर हुए हैं, ट्रैफिक भी तो हो सकती है। जमान ने कहते हुए गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और जिब्रान शाह की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। सॉरी। अंजा घर आ चुकी थी। जिब्रान शाह को जब पता चला कि मुर्तज़ा बेग घर पर नहीं, वो अंजा को छोड़कर अपने केस की समाअत के लिए निकल गया था। अंजा कमरे में आकर अभी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी कानों से टॉप्स उतार रही थी जब जमार कमरे में आया था। आ गई तुम घर? जमार की आवाज़ पर अंजा के हाथ वहीं रुक गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने शोहर के होते हुए एक नामहरम के साथ यूं गाड़ी में बैठकर चली गई थी? जमार के यूं अचानक अपना हक जताने पर अंजा हैरान हुई थी। शोहर? कहाँ है शोहर? मुझे नजर नहीं आ रहा। अंजा ने लापरवाही से इधर उधर देखते हुए कहा। अपनी ये बकवास बंद करो। जो मैंने कहा है इसका जवाब दो। तुम 10 मिनट भी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती क्या? जमान ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि इसने जो इतना कुछ बिगाड़ दिया था अब वो मज़ीद बिगड़ जाए। सॉरी, मैं आपकी किसी बकवास का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। अज़ा को इस तरह जवाब देने पर जमा चौंक गया था। तुम मेरी नरमी का फ़ायदा उठा रही हो। अगर मेरा सबर जवाब दे गया ना तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये तुम अच्छे से जानती हो। जमार बात करते हुए अंजा के करीब आया था। मिस्टर शोहर, मैं आपको अच्छे से जान गई हूँ और अब ये धमकियाँ किसी और को दें। मेरे नज़दीक ना तो आपकी इस धमकी की
कोई अहमियत है और ना ही मेरे सामने खड़े इस मिस्टर शौहर की। आपको इतनी फ़िक्र होती ना तो मुझे वहाँ छोड़कर ही ना जाते, मेरे कहने के बावजूद भी। अंजा ने सीने पर हाथ बांधते हुए तंज़ीम मुस्कुराहट के साथ कहा। अंजा की बात सुनकर जमान ने अंजा की तरफ देखा। ना जाने क्यों उसे अंजा की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कदम अंजा की तरफ बढ़ा रहा था। अंजा अपने कदम पीछे को ले रही थी और ड्रेसिंग टेबल से जा लगी थी। अंजा ने अपने दोनों हाथ से ड्रेसिंग टेबल के कोने को मजबूती से पकड़ते हुए अपने आप को थोड़ा पीछे किया था। मिसेस जमाल बेग, ये तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके इस मिस्टर शौहर की अहमियत क्या है। ये मत भूलना कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम मेरी बीवी ही हो और मैं तुम्हारा शौहर। अंजा और जमार के चेहरों के दरमियान बस कुछ इंच का फासला रह गया था। अंजा के गाल सुर्ख पड़ रहे थे जब जमार ने अंजा के चेहरे पर पड़ते बालों को पीछे करते हुए इससे आने वाले वक़्त के लिए अलर्ट किया था। पहले अपनी बीवी के दिल में अपने लिए जगह तो बना ले मिस्टर शौहर, फिर जो आपको खुद ही पता चल जाएगा अपनी अहमियत का। अंजा ने दोनों हाथों से जमार के सीने पर रखते हुए इसे दूर किया था। इससे पहले जमार कुछ कहता दरवाज़ा नॉक हुआ। अंजा मैम, मिस नाजिया की आवाज़ पर जमार पीछे हट गया था। अंजा ने जाकर दरवाज़ा खोला। अंजा मैम, वो आपके भाई नीचे आए हैं, आपको बुला रहे हैं, जल्दी में हैं वो, मिस नाजिया ये कहकर नीचे चली गई थी। हसीब भाई, इस वक्त अंजा परेशानी में जल्दी से नीचे की तरफ गई। जमार भी ये सुनकर अंजा के पीछे चला गया था। भाई, आप सब ठीक तो है ना? अंजा ने आते ही हसीब को कहा। हाँ, सब ठीक है, वो तुम्हारी भाभी अस्पताल में है। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अजलान के पास इसे छोड़कर आया हूँ, वो तुम्हें याद कर रही है। हसीब के बताने पर अंजा को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। आई एम सॉरी भाई, वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। चलते हैं। अंजा जैसे जाने लगी, पीछे से जमार आ गया था। मैं अंजा को ले आता हूँ, आप अस्पताल जाएं, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। जमार की बात सुनकर अंजा के कदम वहीं रुक गए थे। ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाना, हसीब ने अंजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बाहर की तरफ चला गया था। आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? अंजा ने मुड़कर जमार की तरफ देखा। तुम लापरवाह भी हो ये मुझे नहीं पता था। अब भी तुम अपना मोबाइल और बैग छोड़कर जा रही थी। वहाँ ज़रूरत पड़ती तो क्या करती? और दूसरा, इस वक्त तुम्हारे भाई का वहाँ होना ज़रूरी है, अपनी बीवी के पास। अगर तुम्हें साथ ले जाता तो गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार पर नहीं चला सकता था और इससे वक्त ज़ाया हो जाता। वहाँ इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिर तुम्हारा इनके साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम बैग लेकर आओ, हम इनके साथ ही पहुंच जाएंगे। जमार को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इतना कंसर्न देखकर अंजा कुछ बोल नहीं पाई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आप भाई की बात कर रहे थे, आप खुद क्यों इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं? जमार गाड़ी की तेज़ रफ्तार किए जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्यों, मेरी बीवी डर गई है क्या? जमार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही, आराम से गाड़ी चलाएं। अंजा के ने दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम्हारा भाई परेशान था, इसके चेहरे से लग रहा था, इसलिए वो तेज़ गाड़ी अगर चलाता तो लाजमी कोई नुकसान हो जाता। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरी बीवी परेशान है, इसलिए मुझे तेज़ गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि अगर तुम मुझे मुसलसल ऐसे ही देखती रही तो मैं वाकई में कुछ कर दूंगा, इसलिए मुझे देखना बंद करो। जमान ने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए अंजा को कहा, जिसने जिसने अपनी इस हरकत पर शर्म से चेहरा सामने की तरफ कर लिया था। ज़ुमान ने आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय कर लिया था। गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी करते ही अंदर जल्दी से अस्पताल के अंदर चली गई थी। गाड़ी गानी वार्ड के पास ही हसीब खड़ा था। भाई भाभी कैसी हैं, सब ठीक तो है ना? अंजा ने आते ही पूछा। हाँ, सब ठीक है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, लेकिन तुम्हारी भाभी बहुत घबराई हुई हैं। जाओ अंदर, हसीब के कहते ही अंजा अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही दक्षा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था। अंजा के चेहरे पर भी परेशानी थी और अंदर दक्षा को हौसला तो दे आई थी, लेकिन खुद भी परेशान थी। दोनों को एक दूसरे का सहारा था। दक्षा के वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं थे और अंजा के भी। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया हुआ था। अंजा को और हसीब को यूं परेशान देखकर जमार को भी बेचैनी शुरू हो गई थी। वो भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते हुए वो यकदम रुका। उसने अंजा की तरफ देखा जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ जैसे मेरी बीवी अंदर हो? वो तो बाहर खड़ी है। क्या हो गया है जमार तुम्हें? जमार ने सोचते हुए सर को झटका और कंटीन की तरफ चला गया था। थोड़ी ही देर बाद जमार जब वापस आया तो इसके हाथ में 2 चाय के कप थे। एक इसने हसीब को दिया और दूसरा अंजा को। सुबह नाश्ते के बाद से तुमने कुछ नहीं खाया, चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। जमारी कहते हुए कप अंजा की तरफ किया था। थैंक्स, अंजा ने कप पकड़ते हुए कहा। दरक्षा का ऑपरेशन शुरू हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर होने वाला था। सबकी नज़रें ऑपरेशन रूम की तरफ लगी हुई थी। जब लेडी डॉक्टर बाहर आई, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, माँ और बेटी दोनों ही ठीक हैं, लेडी डॉक्टर ने बताने
पर लेटर के बताने पर जहां हसीब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, वहां हंसा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। इस मुस्कुराहट के साथ अपने भाई को गले लगाया था। क्या हम देख सकते हैं? हसीब ने लेटर से पूछा। जी, थोड़ी देर तक आप अंदर जा सकते हैं, लेडी डॉक्टर कहते हुए वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद सब कमरे में मौजूद थे और हसीब की बाहों में एक नन्ही सी जान थी। कितनी प्यारी बेटी है हमारी, हसीब ने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा। लाए भाई, मुझे दें, अंजा ने हसीब से नन्ही परी को लेते हुए कहा। हसीब ने नन्ही परी को अंजा को देते हुए दरख्शां के करीब आकर बैठ गया था। दरख्शां के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो सबको खुश देखकर खुद में सुकून महसूस कर रही थी। अंजा इस नन्ही परी को बाहों में उठाए इससे प्यार से बातें कर रही थी। जमार पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अंजा को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर इसने अब इतनी खुशी देखी थी। भाभी, ये कितनी क्यूट है, अंजा ने दरख्शा की तरफ देखते हुए जैसे कहा। दरख्शा ने अंजा को जमार की तरफ इशारा किया, जिस पर अंजा ने गर्दन मोड़कर जमार की तरफ देखा, जो अब भी अंजा को मुस्कुराता देख रहा था। अपने अंकल के पास जाओगी मेरी नन्ही परी? अंजा ने जैसे ही नन्ही परी को जमार की तरफ किया, जमार चूक गया था। मैं? जमार ने हैरत से कहा। हाँ आप, अज़ा ने इशारा किया और साथ ही इस नन्ही परी को जमार की बाहों में पकड़ा दिया था। जमार ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी छोटे बच्चे को यूं पकड़ा था। शहरियार को भी इसने छोटे होते हुए कभी गोद में नहीं लिया था, बल्कि बिल्कुल मेरी जैसी है ना, अंजा ने बच्ची की तरफ देखते हुए कहा। जमार जो इस नन्ही परी को देख रहा था, इसने अंजा की तरफ देखा। तुम जैसी एक ही ठीक है, दूसरी मत लेकर आओ, ये अपने डैड पर गई है, जमार ने सरगोशी में कहा। जमार की बात सुनकर अंजा के माथे पर बल आ गए थे। कैसी है मेरी बहन और मामू की जान? कमरे का दरवाजा खोलते ही अजलान अंदर आ गया था। इसने आते ही जमार से नन्ही परी को लेते हुए कहा। अजलान, हम घर कब जा सकते हैं? हसीब ने पूछा। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो तो कह रहे थे कि कुछ दिन रुक जाएं तो बेहतर है, लेकिन आप ही ने पहले कह दिया था कि वो घर जाएंगे, इसलिए कल आप लोग घर जा सकते हैं, अजलान ने हसीब की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो ठीक है, मैं हूँ ना भाभी के पास, कुछ दिन रुकूंगी घर पर भी। अंजा की बात सुनकर जमार चूक गया था। हसीब ने जमार की तरफ देखा। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंजा रुक सकती है, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं अब निकलता हूँ, कोई ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। जमार ने कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा और फिर अंजा की तरफ देखते हुए कहा। जमार नहीं चाहता था कि अंजा ज़्यादा दिन रुके, लेकिन वो इनकार नहीं कर सका था, इसलिए इससे मजबूरन ये सब करना पड़ा। सबसे मिलकर जमाल कमरे से बाहर आ गया था। अब पता नहीं है मैडम कितने दिन रुकती है, इनके दिल में भी तो जगह बनानी है, अब दूरियां होंगी तो जगह कैसे बनेगी। जमाल ने गहरा सांस लिया और एक नज़र दोबारा दरवाजे पर डालते हुए बाहर पार्किंग की तरफ चला गया था। अंजा को घर से गए आज दूसरा दिन था। वो बेग मेंशन का एक हिस्सा बन चुकी थी। इसके घर पर होने की वजह से सब ने इसकी कमी महसूस की थी। जमाल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज दूसरा दिन शुरू हो गया था, कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। अपनी टाई को ठीक करते हुए खुद से बात कर रहा था। हो सकता है वो बिजी हो, इतने छोटे बच्चे को संभालना भी तो मुश्किल है। वैसे मैं भी तो कॉल कर सकता हूँ। जमान ने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए कुछ सोचा और साथ ही मंजा का नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। इतनी सुबह बिजी नंबर। जमान ने घड़ी की तरफ देखा तो वहाँ 7 बज रहे थे। बाद में करता हूँ, यही सोचकर जमान ने मोबाइल फ़ोन कोट की जेब में डाला और नीचे आ गया। जमान, नाश्ता नहीं करोगे? जमाल को बाहर जाता देखकर मुर्तज़ा बेग ने कहा। इससे पहले जमाल कुछ कहता, शहरियार बोल पड़ा। नहीं डैड भाई कैसे नाश्ता कर सकते हैं, भाभी नहीं है घर। शहरियार की बात सुनकर जमाल ने माथे पर बल आते हुए शहरियार की तरफ देखा और वो वही खामोश हो गया था। डैड मुझे जल्दी जाना है, आज एक मीटिंग है, जमाल ने मुर्तज़ा बेग को कहा और घर से बाहर आ गया था। रास्ते में भी जमाल ने अंजा को कॉल की, लेकिन इसका नंबर फिर से बिजी मिल रहा था। ये लड़की क्या कर रही है जो इतना नंबर बिजी है? गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करते हुए जमान ने एक बार फिर ट्राई किया था। जमाल साहब 9 बजे आपकी मीटिंग है, मैंने सब तैयारी कर ली है, फाइल आपकी टेबल पर है, आप इसे देख लें। जमाल जैसे ऑफिस के अंदर आया, फ़हद इसे सारी तफसील बता रहा था। फ़हद, अगर किसी को कॉल करो तो इसका नंबर मुसलसल बिजी हो 3-4 घंटों से, तो इसका क्या मतलब है? जमान ने फ़हद की बात को टोक कर कहा। इस पर फ़हद हैरान हो गया कि इसने जो इतनी तफसील बताई थी वो जमान ने सुनी ही नहीं। क्या मतलब जमाल साहब, मैं समझा नहीं। फ़हद भी रुक गया था। मतलब कि हम किसी को कॉल करें, इसका नंबर 3 से 4 घंटे तक बिजी जाए तो इसका क्या मतलब होगा? जमान ने अपनी बात दोहराते हुए कहा और साथ ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। जमाल साहब, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्या? फ़हद ने बात सुनकर कहा, के चेहरे के जिस पर जमार के चेहरे के बदलते रवैये जाविये देखकर फ़हद वही खामोश हो गया था।
वो जमाल साहब, अगर इंसान किसी रिलेशन में भी हो तो वो इतनी देर किसी से बात नहीं कर सकता। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं इसने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। फहद की बात पर जमाल, जो कोट उतार कर कुर्सी की बैग पर रख रहा था, इसके हाथ वही रुक गए थे। वो मेरा नंबर कैसे ब्लॉक कर सकती है? जमाल के मुंह से बेख्तियार निकला। भाभी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया? फहद ने चूम कर कहा। पागल हो, वो क्यों करेगी? जाओ मीटिंग की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। जमाल ने अभी कहा ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मलिक बासित अंदर आ गया था। इसके पीछे रिसेप्शन वाली लड़की थी। सर, मैंने इन्हें मना किया था, लेकिन मलिक बासित को देखकर जमाल ने फहद को जाने का कहा। इट्स ओके, तुम लोग जाओ। जमाल के कहने पर दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? जमाल ने आगे बढ़ते हुए कहा। बैठने का नहीं कहोगे? मलिक बासित कुर्सी पर बैठने वाला था कि जमाल बोल पड़ा। नहीं, जो बात करनी है यहाँ मेरे सामने खड़े होकर करो। जमाल की बात सुनकर मलिक बासित, जो कुर्सी पर बैठने वाला था, वहीं रुक गया था। कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। मलिक बासित ने अपने कोट को ठीक करते हुए अपनी मूंछ को बल दिया था। तो ये सब तुमने किया है ना, मेरी फैक्ट्री पर छापा पड़वा कर? मलिक बासित की बात सुनकर जमाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारी मुस्कुराहट से ही पता चल गया है कि तुमने ही किया है ये सब, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं भी मलिक बासित हूँ, उधार नहीं रखता, वही उधार चुकाने आया हूँ। मलिक बासित की बात सुनकर जमाल 2 कदम आगे बढ़ा था। जंग की शुरुआत तुम जंग की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, तो अब इस तरह अपनी हार पर मातम क्यों कर रहे हो? तुमने मैरिश ने और फिरोज अली ने जो कुछ भी मुझसे छीना है वो मैं सूद समेत वापस लूँगा, बस देखते जाओ। और वैसे भी जब कोई गैर कानूनी काम करता है तो इसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ना। तो वो तुम्हें मिल गई, अब रो क्यों रहे हो? जमाल की बात सुनकर मलिक बादशाह ने एक ऊंचा कहका लगाया था, जिसे देखकर जमाल अपनी मुठिया कसकर रह गया था। वो वक्त से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था। गैर कानूनी काम, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन अब जो मैं कानूनी काम करने जा रहा हूँ इससे मुझे कैसे रोक सकते हो तुम? मलिक बादशाह ने कहते हुए अपनी कोट की पॉकेट से शादी का कार्ड निकाला था, जिसे देखकर जमान ने इस कार्ड की तरफ देखा और फिर मलिक बादशाह की तरफ। मेरी शादी है तो लाजमी आना, मलिक बादशाह ने कार्ड जमान की तरफ करते हुए कहा। जमान ने मलिक बादशाह के हाथ से कार्ड पकड़ा। ये नहीं पूछोगे कि किस से हो रही है? चलो मैं ही बता देता हूँ, मेरी से शादी हो रही है मेरी। मलिक बादशाह की बात सुनकर जमार एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गया था, लेकिन इसने खुद पर काबू पा लिया था। वाह मलिक बादशाह वाह, तुम्हारी आदत नहींगी मेरी छोड़ी हुई चीज़ों को लेने की, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टी हो या कोई मेरी छोड़ी हुई औरत हो। जमार की बात में मलिक बादशाह की तकवास से बरक्स थी। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। तुम क्या समझते थे मैं ये सोच कर उदास हो जाऊंगा या रोना धोना शुरू कर दूंगा? तो ऐसा नहीं है। जो औरत अपने मफादात के लिए मुझे धोखा दे सकती है वो किसी और को भी धोखा दे सकती है, क्योंकि जिस औरत की फितरत में धोखा देना लिखा वो कभी बाज नहीं आती, चाहे इसके सामने कोई अपनी जान ही क्यों ना दे दे। तो तुम्हें मुबारक हो ऐसी औरत। जमारी कहते हुए कमरे के कोने में पड़ी डस्टबिन की तरफ गया और शादी का कार्ड इसमें फेंक दिया था, जिसे देखकर मलिक बादशाह का खून खोल गया था। मैरिज की अब मेरी ज़िंदगी में ये औकात है जो तुमने अभी देख ली है। जमान ने डस्टबिन की तरफ देखते हुए कहा। जमान, तुम हद से बढ़ रहे हो। मलिक बादशाह आगे को बढ़ा। वही रुक जाओ, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा नहीं। और हद से तो मैं कब का बढ़ चुका हूँ, अब वापसी मुमकिन नहीं है। और हाँ, अपनी इस सो कॉल्ड वाइफ को संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारी तरह का कोई और ही ना इसे ले जाए अपने साथ। जमान ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए इंटरकॉम पर सिक्योरिटी को बुला लिया था। ले जाओ इसे, और आइंदा ये मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आया तो इसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना। जमान ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा और अपना रुख विंडो की तरफ कर लिया था। जमान, तुम्हें इसका इसका जवाब लाजमी देना होगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मलिक बादशाह चीख चीख कर कह रहा था। सिक्योरिटी गार्ड इसे जमार के ऑफिस से बाहर ले गए थे। मलिक बासित के बाहर जाते ही जमार का जब जवाब दे गया था। इसने टेबल का सहारा लेते हुए अपनी टाई को ढीला किया था। आखिर महरिज, तुमने इस शख्स को इंतखाब कर ही लिया जिसे तुम चाहती थी। तुम बहुत पछताओगी इस शख्स से शादी करके। मलिक बासित की दुनिया जहन्नुम से कम नहीं है और तुम इस जहन्नुम में खुशी से कदम रख रही हो, मेरी मोहब्बत को धोखा देकर। जमार ने गहरा सांस लेते हुए खुद की हालत को बेहतर किया था। अंजाद रक्षा के पास बैठी थी जब इसके मोबाइल पर जिब्रान शाह की कॉल आई। अंजा ने फौरन दरक्षा की तरफ देखा, जो अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ थी। भाभी, मैं आती हूँ, अंजा ने दरक्षा को कहा और कमरे से बाहर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अंजा ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। इस वक्त जिब्रान शाह ने अंजा को केस के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने का कहा था, जिस पर अंजा चूक गई थी। इसने तो यहाँ हसीब और दरक्षा को कुछ नहीं बताया था। जी, इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आने में प्रॉब्लम है तो मैं आ जाता हूँ, जिब्रान शाह ने आगे से जवाब दिया, जिस पर अंजा कुछ सोच में पड़ गई थी। वो तो अपने भाई के घर थी,
जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ऑफिस आना है क्या? अंजा के जवाब पर जिब्रान शाह ने ऑफिस का बताया और फ़ोन बंद कर दिया था। भाभी मुझे मार्केट तक जाना है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। अंजा ने अंदर आते हुए दरक्षा को कहा, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, इनके साथ चली जाना। दरक्षा ने अंजा की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर अंजा ने दरक्षा की तरफ देखा। भाभी मुझे माफ़ कर देना, आज मैं आपसे और भाई से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द आप दोनों को सब बता दूंगी। अंजा खड़ी अपनी सोचों में गुम थी। अंजा क्या हुआ है, खामोश क्यों हो गई हो? ठीक है तुम चली जाओ। दरक्षा को लगा कि इसे अंजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जी भाभी, अंजा ने मुख्तसर जवाब दिया, अपने कमरे की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो जिब्रान शाह के ऑफिस के लिए निकल गई थी। रास्ते में इसने जमार को कॉल करके बताना चाहा, लेकिन जमार का नंबर बिजी था। जमार के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया था, लेकिन अंजा को नहीं पता था कि मैसेज भी जमार को नहीं मिलने वाला था, क्योंकि इसके मोबाइल में जमार का नंबर ब्लॉक था। जिब्रान शाह के ऑफिस पहुंचकर अंजा पेपर पर साइन कर रही थी और जिब्रान शाह अंजा को पेपर पर साइन करते हुए देख रहा था। लाइट ब्लू कलर का सूट पहने, कंधों पर शाल ओढ़े, हाफ बालों को कैचर में बंद रखे वो इस सिंपल से ड्रेस में भी दिल को छू लेने वाली लग रही थी। आपकी शादी जमाल से कैसे हुई? जिब्रान शाह की बात पर अंजा के हाथ वही रुक गए थे जो पेपर पर साइन कर रही थी। जैसे होती है शादी मौलवी साहब की मौजूदगी में। अंसा के जवाब पर जिब्रान शाह अंसा की मासूमियत पर मुस्कुरा गया था। अब पता चला कि ज़मा ने आपका इंतखाब क्यों किया था। जिब्रान शाह की बात पर अंसा ने जिब्रान शाह को देखा। मतलब? अंसा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा, गलत मतलब नहीं है मेरी बात का, वो बस मैं कुछ जानता था इसलिए कहा। जिब्रान शाह अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। महरिश की बात कर रहे हैं ना? अंसा ने पेन बंद करते हुए फाइल पर रखा और जिब्रान शाह की तरफ देखा। आपको पता है? जिब्रान शाह के लिए हैरत की बात थी। जी मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जमार की वाइफ हूँ इसलिए। और ये बात मैरिज की, तो वो जमार का माजी था और मैं हाल और मुस्तकबिल हूँ। अंजा के जवाब पर जिब्रान शाह ने मुस्कुराते हुए अपने चश्मे को ठीक किया था। अच्छा लगा आपका अंदाज़े गुफ्तगू। अब दिल में कोई बात नहीं रखती, अच्छी बात है। चाय लेंगी या कॉफ़ी? जिब्रान शाह ने दोनों बाजू टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं जिब्रान साहब, शुक्रिया, मैं अब घर जाऊंगी। आपको बताया था ना कि मैंने अभी तक अपने भाई से इस केस के बारे में बात नहीं की, तो इसलिए मेरा घर जाना लाजमी है। अंजा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओके, जैसा आप कहें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वैसे आपको कल दोबारा आना होगा, क्राइम सीन पर जाना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी एक बार देख लें, ताकि जब आपको कोर्ट में जाए तो आपको काफ़ी कुछ पता हो। जिब्रान शाह की बात पर अंजा ने उजरत में हामी भर ली थी। इसे घर जाने की जल्दी थी और रास्ता रास्ता भी आधे घंटे का था। वैसे आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं, ये साफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिब्रान शाह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वैसे मैं भी आपको बता दूं कि आज तक मैंने अपने हस्बैंड को इनके नाम से नहीं पुकारा, तो आपको कैसे पुकार सकती हूँ? अंजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और गाड़ी में बैठ गई थी। वेरी स्मार्ट, जिब्रान शाह ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए कहा और गाड़ी के दूसरी तरफ आकर बैठ गया था। जवार का अब ऑफिस में बैठना मुहाल हो रहा था। मोहब्बत ने चाहे धोखा दिया हो, लेकिन शराकत का दुख फिर भी दिल में उठता है। जमार ने कुर्सी से अपना कोट पकड़ा और ऑफिस से निकल गया था। फहद जमार को ऐसे ऑफिस से जाता देखकर अपने हाथ में पकड़ी फाइलों को देखकर सर्द आह भर कर रह गया था। गाड़ी ड्राइव करते हुए जमार को इसका माजी किसी अंगारे की तरह जला रहा था। इसी तकलीफ में जमार ने अपनी गाड़ी का रुख अंजा के भाई के घर की तरफ किया था। इससे भी पता नहीं चला था। अंजा अभी घर नहीं पहुंची थी, किसी रास्ते में ही अपने से आगे चलती जमार की गाड़ी नजर आई। वो नंबर प्लेट से जान गई थी कि जमार की गाड़ी है। इमरान शाह की गाड़ी से ज़्यादा रफ्तार जमार की गाड़ी थी और इसका रुख भी बुरहान अब्बासी के घर की तरफ था। जमार इस वक्त घर क्यों जा रहा है? क्या इसे मेरा मैसेज नहीं मिला? अंजा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ दोपहर के 12 बज रहे थे। अंजा को ऐसे टाइम देखकर जिब्रान शाह ने अंजा की तरफ देखा। कोई प्रॉब्लम है क्या? जिब्रान शाह की आवाज़ पर अंजा जो सोच रही थी चूक गई। नहीं कुछ नहीं, वो बस भाभी घर में अकेली हैं और आपको बता नहीं सकी कि हमारे घर छोटी परी आई है। बस इसलिए परेशानी हो रही है भाभी की। अंजा के दिमाग में जो बहाना आया उसने बता दिया। ओ आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता हूँ। जिब्रान शाह ने कहते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। अंजा जब घर पहुंची तो जमार पहले से घर में मौजूद था। हसीब घर आ गया था और वो जमार के साथ ही बैठा था। लो आ गई अंजा, हसीब ने अंजा को देखते हुए कहा तो जमार की नज़र भी अंजा पर पड़ी, जो घबराहट से खड़ी थी कि कहीं जमार ने हसीब भाई को केस के बारे में ना बता दिया हो। आप? अंजा फौरन आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई थी। तुम लोग बैठो, मैं दरक्षा के पास से होकर आता हूँ। सीबे कहकर उठकर चला गया था। कौन सी मार्केट गई थी तुम इतनी सुबह? जमार के यूँ पूछने पर अंजा के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई थी। वो मैं आपको मैसेज किया था, कॉल भी, लेकिन आपका नंबर बिजी जा रहा था। अंजा ने फौरन सफाई देते हुए कहा। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। जमा ने अंजा के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा।
वो मैं अंजा ने बात करते हुए बाहर की तरफ देखा और साथ ही दोबारा जमार की तरफ देखा। जमार अंजा के यूं मशकूक अंदाज को समझ नहीं पा रहा था। वो मैं बाबा जान के केस के सिलसिले में कुछ पेपर साइन करवाने के लिए गई थी। भाई को मैंने अभी तक नहीं बताया, इसलिए भाभी को मार्केट का कहकर गई थी। आपको भी मैसेज किया था। अंजा ने धीमी आवाज़ में बात की तो जमार अंजा के चेहरे की मासूमियत को बस देखता ही रह गया। अपना मोबाइल दो मुझे, जमा ने हाथ आगे किया। जी, अंजा ने हैरत से देखा। मोबाइल फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, वो दो मुझे। जमा ने अपनी बात दोहराई, जिस पर अंजा ने बैग से मोबाइल निकाल कर जमार को दे दिया था। तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि मैं तुम्हारे भाई से केस के बारे में बात करूंगा। जमार बात कर रहा था, साथ ही साथ इसने अंजा के मोबाइल की ब्लॉक लिस्ट से अपना नंबर रिमूव करते हुए उसे सेव कर दिया था। ये लो, अब नंबर बिजी नहीं मिलेगा मेरा अगर दोबारा ब्लॉक ना कर दिया तुमने, और मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जमार मोबाइल अंसा को पकड़ाते हुए ड्राइंग रूम की से बाहर आ गया था। मैंने कब नंबर ब्लॉक किया था इनका, अंसा मोबाइल पकड़ते हुए हैरान रह गई थी। इसी सोच में वो जमार के पीछे चल पड़ी थी। गाड़ी के पास आकर वो एकदम रुक गई थी। ये आज इतने सीरियस क्यों है, अजीब सी खामोशी है इनके चेहरे पर। अंसा गाड़ी के पास खड़ी यही सोच रही थी कि जमार जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला था, अंसा की तरफ देखा। क्या हुआ है, रुक क्यों गई हो, अंसा को यूं खड़े देखकर जमार ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है, क्या आप मुझे घर लेकर जा रहे हैं, वो भाभी को अभी मेरी ज़रूरत है। अंजा की बात सुनकर जमार ने कुछ पल अंजा को देखा। और मैं कैसे तुम्हें कहूँ कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है अपने अंदर के दर्द को कम करने के लिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन शायद मैं अब भी खुदगर्ज ही बन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी कहूँगा नहीं। बस तुम्हारा मेरा साथ रहना ही काफ़ी है। जमार मुसलसल अंजा की तरफ देखते हुए सोच रहा था, जिस पर अंजा, जो जमार की यूं नज़रों की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप में कहीं छुपने की जगह तलाश कर रही थी। इतने में अंजा के मोबाइल पर दरक्षा की कॉल आई और अंजा के साथ साथ जमार भी अपनी सोचों से वापस आया था। नहीं लेकर जा रहा घर, फिक्र मत करो, जमार कहते हुए गाड़ी में बैठ गया था। अंजा ने दक्षा की कॉल रिसीव करते उसे बता दिया था कि वो थोड़ी देर तक वापस आ रही है। कॉल बंद करने के बाद अंजा भी जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। रास्ते में अंजा बार बार जमार को देख रही थी, जो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। इन्हें क्या हुआ है, लगता है कोई घर में बात हुई है, लेकिन ऐसा होता तो शहरियार मुझे बता देता। फिर क्या हो सकता है। अंजा इन्हीं सोचों में गुम थी कि जमार ने कॉफ़ी शॉप के सामने गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो जनाब को मेरे साथ कॉफ़ी पीनी थी। ये मुलाज़ात कब से होने लग गए मेरे साथ। अंजा एक तरफ तो खुश हुई थी कि जमाल से टाइम दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो जमाल की खामोशी से इसे खौफ आ रहा था। दोनों कॉफ़ी शॉप जाकर बैठ गए थे। जमाल ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था और अंजा ने चाय का। क्या मुझे पूछना चाहिए जमाल से क्या हुआ है। अंजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसके दिमाग में महरिश का ख्याल आया। कहीं महरिश की वजह से तो नहीं जमार इतना अपसेट। ऐसा क्या हुआ होगा जो जमार महरिश की हकीकत जानने के बाद भी इतना अपसेट है। अंजा अपने होठों को काटते हुए सोच रही थी कि इसके दिमाग में जो बात क्लिक हुई, से सुनकर जमार भी हैरान हुआ था। महरिश की शादी होने वाली है क्या। अंजा के मुंह से ये बात सुनकर जमार, जो बाहर की जानिब देख रहा था, उसने चूम कर देखा। तुम्हें कैसे पता चला। जमार का जवाब सुनकर अंजा ने दिल ही दिल में एक तरफ अफसोस किया तो दूसरी तरफ खुश हो रही थी। आपकी हालत बता रही है, इसलिए। अंजा ने चाय का कप अपनी तरफ करते हुए कहा, जो वेटर इनकी टेबल पर रख रहा था। जमार की फिर से खामोशी से अंजा को कन्फर्म हो गया था कि मैरिज की शादी हो रही है। जो गुजर गया है इस पर मलाल क्या करना, और जो मिल रहा है इस पर शुक्र करना ही अक्लमंदी है। और कितना अजीब है ना, मैं अपने शोहर से अपने रकीब के बारे में बात कर रही हूँ, कितनी बहादुर हूँ ना मैं। अंजा ने कहते हुए चाय का घूंट लिया था। अंजा की बात सुनकर जमान, जो अपसेट था, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सही कह रही है, ये समझदार भी है, जमान ने दिल में सोचा और अंजा की तरफ देखा। अच्छा, तो तुम इसे अपना रकीब समझती हो। जमार की बात पर अंजा ने जमार की तरफ देखा। तो क्या बहन समझूं। हंसा का तवक्को के खिलाफ जवाब देना जमार की उदासी को कहीं दूर छोड़ आया था। वाकई तुम एक अलग ही पीस हो दुनिया में। जमार के जवाब पर हंसा ने अपनी आंखें सुखेड़ते हुए जमार को देखा, जिसकी आंखों में अब उदासी कम और सुकून ज्यादा था। कॉफ़ी ख़त्म करें जल्दी, मैं बिजी हूँ, अंजा ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। आई एम सॉरी मिसेज जमार बेग, आपसे तो मुझे टाइम लेकर आना चाहिए था, गलती हो गई। जमा ने थोड़ा सर झुकाकर कहा तो अंजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रात के 11 बज रहे थे। अंजा अपने बेड पर लेटी जमार के बारे में सोच रही थी। क्या जमार ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लग गए हैं। आज जमार का इस तरह आना और मेरे साथ कॉफ़ी पीना, क्या वो मुझे अपनी बीवी की जगह दे रहा है। मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं क्या। अंजा ने मुस्कुराते हुए सोचा और उठकर बैठ गई थी। अगर ये सब
ये सब सच है तो मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं। वो भेड़िया अब मेरा प्रिंस बन गया है। अंजा ने सोचते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया था। दूसरी तरफ जमार हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े घर की बालकोनी में खड़ा था जब शहरियार इसके पास आकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ भाई, नींद नहीं आ रही क्या? शहरियार की आवाज़ पर जमार ने एक नज़र डाली। इस पर एक नज़र डाली। हाँ बहुत कुछ जो मुझसे छूट गया था और जो मैंने बर्बाद कर दिया था, इसी को ठीक करने का सोच रहा हूँ। जमार की बात सुनकर शहरिया ने अपने आईब्रो ऊपर किए थे। क्या भाभी को मिस कर रहे हैं? शहरिया ने जमार के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत बिजी है, इसके पास अपने शोहर के लिए टाइम नहीं, जमार कहते हुए मुस्कुरा दिया। इसे आज अंजा की बात याद आ गई थी। शहरियार को जमार का ही रवैया अलग लेकिन अच्छा लगा था, तो टाइम लेकर भाभी से इन्हें घर ले आए। शहरियार ने दीवार के साथ टेक लगाते हुए अपना रुख जमार की तरफ किया था। नहीं, वो वहाँ खुश है। मैंने इसे कौन सी खुशी दी है जो आज तक, इसलिए कुछ दिन वहाँ रहेगी तो अच्छा फील करेगी। वैसे भी मुझे फिरोज़ अली से अब हिसाब पूरा करना है। इसने जो माँ के साथ मुझे डैड मुझे सारे मामले में अलग रख रहे हैं कि मुझे खतरा होगा, लेकिन मैं ऐसे खामोश नहीं बैठ सकता। अब तो महरिश ने मलिक बासर के साथ शादी कर रही है। अब ये तीनों मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रहे होंगे। मुझे भी कुछ सोचना होगा। जमा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कॉफ़ी का घूंट लिया था। बट महरिश, वो मलिक बासर से शादी कर रही है? इसका दिमाग तो ठीक है, वो इतना घटिया इंसान है? वो तो शहरिया कहते हुए चुप कर गया था। मैरिज में दिमाग ही तो नहीं है, इसलिए तो इसने मुझे धोखा दिया था। लेकिन अब मैं इस मैरिज नाम की खूबसूरत धोखे के पीछे अपनी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मेरी बेबी है जिसका दिल इसकी तरह खूबसूरत और साफ़ है। बस मैं अपने की गई नाइंसाफ़ियों का ज़ाला करना चाहता हूँ। इसे वो खुशी देनी है जिसकी वो हकदार है। शायद वो इस तरह मुझे माफ़ कर दे और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ज़मान ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गुड भाई, बहुत अच्छा सोचा आपने। अब दोनों ही बने एक दूसरे के लिए हैं। इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। अंजा भाभी जैसे ही घर आएंगी तो देख लेना, वो आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकेगी। वो बहुत अच्छी हैं। शहरियार की बात सुनकर ज़मान ने शहरियार की तरफ देखा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानते अंजा को? ज़मान की बात पर शहरियार ने एक कहका लगाया। भाई, आप मुझसे जेलस हो रहे हैं अपने छोटे से मासूम भाई से? शहरियार की बात सुनकर ज़मान ने आंखें सुखेड़ते हुए शहरियार का कान खींचा। बाज आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मार खाओगे। शहरियार ज़मान की बात सुनकर ही खुश हो गया था कि आज इसका भाई जिसे वो बहुत पहले खो चुका था, वापस आ गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे ही जिब्रान शाह अंजा को पिक करने आ गया था। अंजा जिब्रान शाह के साथ क्राइम सीन पर जाने के लिए निकली थी। इसने जाने से पहले जमार को मैसेज कर दिया था। इस एरिया का भी बता दिया था। वो एरिया जमार के घर से काफ़ी दूर था। जमार ने भी खुद से पहुंचने का मैसेज करते हुए घर से निकल गया था। जिब्रान शाह गाड़ी चला रहा था, लेकिन अंजा को अपनी हालत बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रही थी कि वो जगह देख सके जहां इसके बाबा जान ने आखिरी सांस ली थी। जिब्रान शाह ने इसी रोड पर लाकर गाड़ी रोक दी थी जहां बुरहान अब्बासी का कत्ल हुआ था। मैंने पता किया था कि एसएचओ का इसका तबादला हो गया था और इसके बाद इसी एसएचओ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। जिब्रान शाह अंजा को बता रहा था और अंजा की घबराहट के साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। इसकी आंखों के सामने अपने बाबा जान की डेथ बॉडी आ गई थी और जो खून से लथपथ थी। अंजा को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। घबराहट अंजा की बढ़ती जा रही थी, साथ ही इसने अपने दिल पर एक चुभन सी महसूस की थी। आप ठीक है मिसेज जमार? जिब्रान शाह ने अंजा को देखते हुए कहा। जी जी, मैं ठीक हूँ, अंजा ने अपना हलक तर करते हुए कहा और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गई थी। और बाहर आते ही अंजा ने गहरा सांस खारिज करते हुए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रही थी। रोड काफ़ी सुनसान थी, दोनों तरफ पर दरख्त थे। गाड़ी की आमदरफ्त कम ही दिखाई दे रही थी। ये वो जगह है जहां मिस्टर बुरहान अब्बासी साहब का कत्ल हुआ था। यहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी और यहाँ बकौल रिपोर्टर के पुलिस वालों की गाड़ी नाका लगाकर खड़ी थी। जिब्रान शाह हाथ के इशारे से अंजा को बता रहा था, लेकिन अंजा को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। इसके दिल की धड़कन कम हो रही थी। इसने फ़ौरन अपने दिल पर हाथ रखते हुए गाड़ी का सहारा लेते हुए खुद को गिरने से बचाया था। जिब्रान शाह इस बात से बेखबर कि अंजा की क्या हालत हो रही, वो मुसलसल तफसील बता रहा था। मुझे ये क्या हो रहा है? जमार कहाँ है? आप जमार जमार अंसा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए दर्द से आंखें मीचते हुए इसके मुंह से जमार का नाम निकला। मिसेस जमार, आप सुन रही हैं ना? जिब्रान शाह ने कहते हुए जैसे ही गर्दन मोड़ कर पीछे देखा तो अंसा रोड पर घुटनों के बल अपने सीने को पकड़े बैठी हुई थी। मिसेस जमार, आप ठीक तो है ना? जिब्रान शाह फौरन आगे को बढ़ा। अपनी तरफ आते जिब्रान शाह
अंजा को अब धुंधला नजर आ रहा था। जमान गाड़ी ड्राइव करते हुए अंजा की बताई हुई जगह की तरफ जा रहा था। मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? जमाने का गाड़ी ड्राइव करते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए दूसरे हाथ से अपनी टाई को ढीली करते हुए कॉलर का बटन खोलते हुए घड़ी में टाइम देखा। अभी भी आधा घंटा पड़ा है। वहां पहुंचने में मुझे अंजा को यूं जाने नहीं देना चाहिए था। वो एरिया काफी सुनसान है। अब पता नहीं इस एरिया में किस जगह पर गई है, लेकिन इसने भी तो मुझे बताया था, पूछा नहीं था। मैं कौन से हक से कैसे इसे रोकता कि मैं इसके साथ कर चुका हूँ। ज़मान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ इसके दिमाग सोचों के जाल बुन रहा था। इतने में ज़मान के मोबाइल पर शहरिया की कॉल आ गई थी। इसे अब क्या हुआ है? शहरिया ने कहते हुए ज़मान ने कहते हुए कॉल अटेंड की। भाई आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। शहरिया ने सलाम की बजाय फौरन ज़मान को अस्पताल आने का कहा। सब ठीक तो है ना शहरियार? मैं अंजा के पास जा रहा हूँ। ज़मान ने गाड़ी की रफ्तार रास्ता कर दी थी। भाई अंसा भाभी अस्पताल में हैं, आप जल्दी से आ जाएं। शहरिया ने जैसे कहा। ज़मान ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगाई। अस्पताल में इससे पहले ज़मान शहरिया से कुछ और पूछता कॉल बंद हो गई थी। ज़मान ने बैक मिरर से पीछे आती गाड़ी को देखा और फौरन यू टर्न लेते हुए गाड़ी अस्पताल की तरफ ले गया था। जिब्रान शाह बेग, मुर्तज़ा बेग और शहरिया के साथ अस्पताल में जो था, इसे भी समझ नहीं आ रही थी कि अंजा को हुआ क्या है। वो अच्छी दिख रही थी जब इसे घर से पिक किया था। अजनान डॉक्टर के साथ आईसीयू से बाहर आया था। इसके चेहरे पर मायूसी थी, जिससे देखकर मुर्तज़ा बेग की थोड़ी बहुत उम्मीद खत्म हो गई थी। आप मेरे साथ चले। अजनान मुर्तज़ा बेग को साथ लेकर अंदर डॉक्टर रूम की तरफ चला गया था। शहरियार साथ जाना चाहता था, लेकिन मुर्तज़ा बेग ने इसे मना कर दिया था। ऐसा क्या है जो मुझे साथ लेकर नहीं गए? इस दिन भी डैड का यही रवैया था। जब अंजा कान से आई थी तब भी डैड ने किसी को कुछ नहीं बताया था। शहरिया इसी सोच में था कि इसे सामने भागता हुआ अपनी तरफ आता जमान नजर आया था। क्या हुआ? अंजा को कहाँ है वो? जमान ने आते ही शहरिया से पूछा। भाई वो आईसीयू में है। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। मैं और डैड ऑफिस में थे जब जिब्रान की कॉल आई थी। शहरिया ने जैसे ही जिब्रान का नाम लिया, जमान ने अपने से कुछ फासले पर खड़े जिब्रान को देखा, जो सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। परेशानी इसके चेहरे पर वाज़ह थी। इसकी आंखों के सामने बार बार अंजा का तकलीफदा चेहरा आ रहा था, और जब इसने अंजा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठाया था तो इसका वजूद बेजान था। तुमने क्या किया मेरी वाइफ के साथ? तुम्हारे साथ की थी ना? ज़मान ने जिब्रान के कोट को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए झंझोड़ा। आई एम सॉरी जमान, लेकिन मुझे भी नहीं पता। वो अचानक बेहोश हो गई थी। जिब्रान का लहजा आस्था और परेशानी से भरा था। बकवास बंद करो, मुझे सच बताओ। जमान जैसे जिब्रान पर चलाया। अस्पताल का स्टाफ जो वहां से आ जा रहा था वहीं रुक कर इन दोनों को देखने लग गया। भाई जिब्रान ठीक कह रहा है, आप डैड के पास जाएं, वो डॉक्टर रूम में हैं। भाभी को अभी होश नहीं आया, आप डॉक्टर से पूछ लें। हमें कुछ नहीं पता। शहरियार की बात सुनकर जमान ने जिब्रान का कोट छोड़ा और डॉक्टर रूम की तरफ चला गया था। सॉरी जिब्रान भाई के रवैये के लिए इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। जमार के जाते ही शहरिया ने जिब्रान को कहा। इट्स ओके। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी अंजा को होश में आना है। जिब्रान ये कहते हुए मोबाइल पर कुछ टाइप करने लग गया था। जमार जैसे डॉक्टर रूम के दरवाजे में पहुंचा, अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर जमार के कदम वहीं रुक गए थे। मुर्तज़ा अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जमार को सब बता दें, लेकिन आपने नहीं बताया। अब आप देख लें, अंजा के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मैं आप ही और हसीब भाई को क्या जवाब दूंगा? अजलान की बात सुनकर जमार को यूँ लगा कि जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह ही खींच ली हो। वो जो एक बार फिर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा था, वो फिर से उजड़ने वाली थी। जमार अभी कमरे के अंदर कदम रखने वाला था कि मुर्तज़ा बेग बोल पड़ा। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मुझे जमार के गुस्से का पता है। वो जज्बाती भी है, तो मुझे लगा कि वो गुस्से में आकर कुछ कर ना दे। वैसे भी मैं अरेंज कर रहा था। मुर्तज़ा बेग की बात ने जमार के अंदर बहुत से सवाल उठा दिए थे। लेकिन मुर्तज़ा साहब, अभी डॉक्टर अपनी बात करने ही वाला था कि जमार अंदर आ गया था। इसने खुद को पुरसुकून किया था। वो अब ये नहीं चाहता था कि इसके गुस्से की वजह से इसके डैड मजीद इससे अंजा के बारे में कुछ छुपाएं। क्या मुझे बताना था क्या मुझे बताना था जो नहीं बताया? जमान ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा बेग के हाथों से अंजा की फाइल पकड़ी। जो जमार को यूं देखकर जहां मुर्तज़ा बेग शॉक्ड हुआ था, वह अजलान को भी परेशानी हुई थी कि अंजा के बारे में पता चलते ही जमार का क्या रिएक्शन होगा। शहरियार भी जिब्रान के साथ डॉक्टर रूम की तरफ आ गया था। वो भी जमार के गुस्से को जानता था, इसलिए रहा नहीं गया। इसी डर से कि कहीं जमार अंदर किसी को कुछ कह ना दे या कर ना दे, वो इसे रोक सकता था। जमार ने जैसे ही अंजा की फाइल खोली, इसे पढ़ते ही जमार ने अपनी आंखें मींच ली थी। इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जमार की आंखों के सामने अंजा का वो चेहरा आ गया था जब वो अपने सीने पर हाथ रखकर जमार को कह रही थी कि यहाँ दर्द हो रहा है।
मैं कितना बेखबर था, अंजा कितना जालिम था, कितना खुदगर्ज था कि तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाया। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूंगा इसके लिए। जमार की आंखों में नमी आ गई थी, पूरे कमरे में खामोशी छा गई थी। सब जमार के बोलने का इंतजार कर रहे थे, जिसकी नज़रें फाइल पर जमी थी। जमार ने अपनी हालत पर काबू पाया था और अपने आंखों की नमी को बाहर आने से रोकते हुए इसने गहरा सांस लिया था। अब वो अब जोश से नहीं, होश के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता था। डैड, आप मुझसे बहुत कुछ छुपाने लग गए हैं। आप मुझे अगर सब बता देते तो अंसा की ये हालत ना होती, इसके दिल का ट्रांसप्लांट हो चुका होता। जमार के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी, पीछे खड़े शहरियार को धचका लगा था और जिब्रान गहरी सांस लेकर रह गया था। जमान में बताना चाहता था, लेकिन जब तक किसी दूसरे दिल का अरेंज नहीं हो जाता तब तक। ये बात अंसा को भी नहीं पता, बस मुझे और बुरहान बाजी को और अजनान को पता थी। लेकिन कहीं से भी कोई अरेंज नहीं हो पा रहा था। मैं अपने दोस्त से वादा पूरा नहीं कर पाया। जमार, मुझे माफ़ कर देना जमार। बुरहान बाजी को वक़्त ने मोहलत नहीं दी और मैं अब इससे माफ़ी नहीं मांग सकता। पता नहीं वो वहाँ ऊपर मुझे देख रहा होगा, मुझे माफ़ करेगा भी कि नहीं। मुर्तज़ा बे के लहजे में मायूसी थी। जमान ने अपने डैड की तरफ बढ़ा। जमार अपने डैड की तरफ बढ़ा। हम अंजा को बचा लेंगे डैड, मैं अंजा को बचा लूँगा, आप फिक्र मत करें। आप अपने दोस्त को मायूस नहीं करेंगे। मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। जमार की बात सुनकर सबके चेहरों पर उदासी और आंखों में नमी आ गई थी। मैरिज की शादी की तैयारियां फिरोज अली तबस्सुम बेगम बड़ी खुशी खुशी से मुकम्मल की थी। दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो अपने हाथों से मैरिज को जिस खुशी की डोली में रुखसत करने लगे हैं, वो इसके लिए किसी कांटों से कम नहीं थी। महज दुल्हन बने मलिक बासर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद ही बारात के आने का शोर सुनाई दिया, जिसके साथ मैरिज के दिल की धड़कनों में एक हलचल मच गई थी। नकाह ख्वाह ने मैरिज से नकाहनामे पर दस्तक लिए, जिससे मैरिज ने खुशी खुशी कबूल करते हुए दस्तक कर दिए थे। मलिक बासित स्टेज पर बैठे, जिसका इंतजार कर रहा था वो नहीं आया था। ये मलिक बासित की दूसरी नाकामी थी और गलत फहमी के ज़मान मैरिज को दुल्हन के लिबास में देखने लाजमी आएगा, जिसका ख्वाब इसने देखा था। अपनी नाकामी पर वो दांत पीस कर रह गया था। रुखसती का वक्त हो गया था। मैरिज सब की दुआएं लेती गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन जब बात मकाफाते अमल की हो तो दुआएं भी असर नहीं रखती। मैरिज मलिक बासित के कमरे में इसके बेड पर अपने अरमान सजाए बैठी थी। वो अब भूल गई थी कि इसने किसी के अरमानों का खून करके अपने अरमान सजाए थे। घड़ी की बढ़ती टिक टिक मैरिज के दिल की धड़कन को भी बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ मलिक बासत अपने स्टडी रूम में बैठा शराब को अपने अंदर उड़ेल रहा था। इसके कानों में जमार की बातें गूंज रही थी, जो मलिक बासत को मजीद अजियत दे रही थी। जमार, तुम्हारी छोड़ी हुई औरत को तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा, तुम देख लेना। तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम हर बार मुझे मात नहीं दे सकते। नशे में धुत मलिक बासत ने एक और गिलास को पीते हुए जमार के लगाए गए जख्मों पर मरहम लगा रहा था। मैरिज मलिक बासित का इंतजार करते करते वहीं बेड की बैग से टेक लगाए सो गई थी। इसकी जब आंख खुली तो मलिक बासित इसके सामने बेड पर तिचा बैठे से सोते हुए देख रहा था। आप महरिश अपने सामने मलिक बासित को यूं बैठे देखकर चूम गई थी। तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सो गई, और मैं तब से तुम्हें यूं ही सोता देख कर ही अपने दिल को सुकून दे रहा था। मलिक बासित ने मैरिज के रुखसार पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, जिस पर मैरिज सिमट कर रह गई थी। कल की रात तो तुमने सोकर गुजार दी, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा मिसेस मलिक। तो तैयार रहना। महरिश मलिक बासित की बातों से अपने लिए मोहब्बत की शिद्दत महसूस करते हुए सुर्ख पड़ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये शिद्दत मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की थी। वलीमे की तकरीब चल रही थी। महरिश ने मलिक बासित की फरमाइश पर रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो महरिश के सफ़ेद रंग पर चार चांद लगा रही थी। सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी महरिश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सबसे मिल रही थी। महरिश, इनसे मिलो, ये तैमूर साहब हैं, स्काई ग्रुप के सीईओ। मलिक बासित ने एक दरमियानी उम्र के शख्स से महरिश को मिलाया, जिसके सर के बाल कुछ सफ़ेद थे और कुछ ब्लैक, लेकिन इसकी आंखों में वहशत थी, जो महरिश को देखते ही और बढ़ गई थी। दाद देनी पड़ेगी मलिक बासित तुम्हें। तुम्हारी वाइफ को देखकर लगता है कि तुमने दुनिया की खूबसूरती को अपने काबू में कर लिया है, तैमूर ने कहते हुए जैसे ही महरिश के बाजू पर अपना हाथ रखा। महरिश थोड़ा पीछे हो गई थी, जिस पर तैमूर ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए मलिक बासित की तरफ देखा, जिसने तैमूर को आंखों से इशारा करते हुए पुरसुकून रहने का कहा। मैं बाकी के मेहमानों को देख लूँ। मैरिश ने खुद को तैमूर की नज़रों से बचाने के लिए वहां से जाना बेहतर समझा था। आप फिक्र मत करें तैमूर साहब, आपसे जो वादा किया है वो आज ही पूरा करूंगा। बस आप अपनी डील पर कायम रहे और न्यू प्रोजेक्ट और आपकी फैक्ट्री जो मैंने कही थी वो मेरे नाम कर दें। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। मलिक बासित ने अपना रूप दिखा दिया था। फिक्र मत करो मलिक बासित, वो देखो मेरा सेक्रेटरी खड़ा है, जिसके हाथ में बैग है। मेरा काम जैसे होगा वो बैग तुम्हारे हवाले कर देगा। तैमूर ने कहते हुए मलिक बासित के कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर मलिक मलिक बासित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी।
वलीमे की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। मैरिश कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों से एयरिंग उतार रही थी जब मलिक बासर ने मैरिश को अपनी बाहों के हिसार में लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, अभी मत उतार अपनी ज्वेलरी, अभी तो मैंने तुम्हें दिल दिल में उतारा ही नहीं है। मलिक बासर की बात सुनकर मैरिश के हाथ वहीं रुक गए थे। इसने अपने दोनों हाथों को मलिक बासर के हाथों पर रख दिए थे जो उसकी कमर पर थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा चाहा था कि आप मेरे हमसफ़र बने और आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया है। मैरिश ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और मेरा भी आज ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। मलिक बासर ने कहते हुए अपने होंठ महरिश की गर्दन पर रख दिए थे जिस पर महरिश सिमट गई थी और इसके दिल में हलचल हो रही थी। मलिक बासर को महरिश की बढ़ती सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मिसिस मलिक, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से घबरा रही हो, मलिक बासर ने कहते हुए महरिश का रुख अपनी तरफ किया था। अपने ख्वाबों के शहजादे के सामने एक ड्रिंक हो जाए फिर। मलिक बासर की बात पर मैरिश ने मुस्बत में सर हिलाया। मलिक बासर ने अपने लिए और मैरिश के लिए ड्रिंक तैयार की और मैरिश की तरफ आया जो कमरे में रखे सोफे पर बैठी थी। माई ब्यूटीफुल मिसेस, ये आपके लिए। मलिक बासर ने ड्रिंक का गिलास मैरिश की तरफ किया। मैरिश ने एक मुस्कुराहट के साथ ही मलिक बासर से वो गिलास लेते हुए अपने होठों से लगा लिया था। मलिक बासर मैरिश की शैतानी नज़रों से बासर महरिश को शैतानी नज़रों से देख रहा था। आप ऐसे देखते रहेंगे तो महरिश अभी बोल नहीं पाई थी कि मलिक बासर ने अपने हाथ की उंगली से इसके होंठों पर रख दी थी। आज कुछ मत बोलो। मलिक बासर की बात महरिश के कानों में तो पड़ रही थी लेकिन इसे अपने सामने मलिक बासर अब धुंधला नजर आ रहा था। मुझे शायद नींद। महरिश के आधे अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे। इसका सर मलिक बासर के कंधे पर टिक गया था। कहा था ना कि मत बोलो। मलिक बासर ने महरिश को अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लटा दिया था। महरिश इस बात से बेखबर थी कि इसकी ये रात इस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। ज़मान ने सारी रात डॉक्टर के साथ बैठकर अंजा के केस के मुतालिक सब जान लिया था। कहाँ कहाँ से और कैसे दूसरे अस्पतालों में हार्ट का कहा गया था लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला था और अंजा के पास वक्त भी कम था। क्या मैं अंजा से मिल सकता हूँ? ज़मान ने डॉक्टर को कहा और साथ ही मुर्तज़ा बेग की तरफ देखा। आप मिल सकते हैं लेकिन मिलने से ज़्यादा आप हार्ट का इंतज़ाम करें क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर हार्ट का इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। डॉक्टर की बात जमार को तीर की तरह लगी थी लेकिन वो जब्त कर गया था। इसने मुसवद में सर हिलाया और आईसीयू की तरफ चला गया था। आईसीयू का दरवाज़ा खुलते ही जमार ने अपने सामने बेड पर लेटी सीजर लगी अंजा को देखा। जमार के सामने वही वक्त आ गया था जब इसने अपनी माँ को इस हालत में देखा था। भोजे कदमों के साथ जमार चलता हुआ अंजा के पास आकर बेड के कोने पर आकर बैठ गया था। तुम बहुत बहादुर हो अंजा जो इतना सब बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद और दर्द और तकलीफ़ में नहीं रहने दूंगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और मैं मुतमिन हूँ अपने इस फैसले पर। मुझे माफ़ भी कर देना। मैं जानता हूँ कि अगर अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ये स्टेप नहीं लेने देती लेकिन मेरे पास अब कोई और हल नहीं है और मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। जमार ये कहते हुए अंजा के हाथ को मजबूती से पकड़ा और साथ ही इसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसे साफ करते हुए जमार ने गहरा सांस लिया था और बेड से उठ गया था। तुम मुझे अपने दिल के बहुत करीब आओगी अंजा। जमार के चेहरे पर अब पुरसुकून मुस्कुराहट थी और वो आईसीयू से बाहर आ गया था। जमान जैसे डॉक्टर रूम में आया वहाँ मुर्तज़ा बे के साथ अब शहरियार जबरान शाह भी मौजूद था। तीनों अपने अपने ताल्लुका इस्तेमाल करते हुए पता करवा रहे थे। जब जमार की बात सुनकर सबके चेहरों पर हैरत और बेयकीनी आ गई थी। इंतज़ाम हो गया है हार्ट का। सबको अपनी तरफ मतवजह देखकर जमार बोला, कहाँ से हुआ है? हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर अजलान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं दूंगा अपना दिल अंजा को। जमार की बात ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। जमार की बात ने सबको चौंका दिया था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो जमार को क्या जवाब दे। इस वक्त सब बेबस थे। एक तरफ हंसा की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी तो दूसरी तरफ जमार का ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। इसने जो कुछ हंसा के साथ किया था वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था और अब हंसा की इस हाल हंसा और अब अंजा इस हालत में थी। अगर वो पहले दिन से अंजा के साथ ठीक रहता तो शायद अब हालात कुछ और होते और जमार के पास और अंजा के पास टाइम होता सब अरेंज करवाने के लिए लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब बात इस मोड़ पर आ गई थी कि जहाँ कोई सख्त फैसला लेना था और जमार वो फैसला ले चुका था जिसे सुनकर सब सकते में खड़े जमार को देख रहे थे जो अपनी मौत का फैसला अपने हाथों से लिख चुका था। मैरिश सुबह देर तक सोती रही। सारी रात इसके साथ जो कुछ हुआ वो इससे बेखबर थी। मलिक बासत के दिए हुए नशे ने इसके वजूद के साथ साथ इसके दिमाग को भी बेजान कर दिया था। दोपहर के 12 बजने वाले थे जब महरिश ने अपनी आंखें खोली। आधी खुली आंखों के साथ इसने पूरे कमरे का जायजा लिया। सब चीज़ें इसे अब भी धुंधली दिख लग रही थी। सामने सोफे पर बैठा मलिक बासत अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। महरिश की नज़रें जैसे ही मलिक बासत पर पड़ी तो इसने उठने की कोशिश की
और इस अपने पूरे वजूद को दर्द में पाकर महरिश ने आंखें मींच ली थी। इसके सर में से एक इसके मुंह में से एक दर्द भरी आह निकली थी, जिसे सुनते ही मलिक बासत ने फौरन महरिश की तरफ देखा। उठ की माई स्वीट वाइफ। मलिक बासत महरिश की तरफ आया था। मुझे क्या हुआ था? महरिश ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं माई लव, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और आई एम सॉरी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत कुछ ज़्यादा हो गई थी। मलिक बासत ने महरिश की गर्दन पर पड़े निशानों को देखते हुए फौरन सब कुछ अपने सर ले लिया था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? महरिश ने अपना हल्क तर्क करते हुए कहा। और अब भी इस दर्द से गुजर रही थी जो रात को तैमूर से दे गया था। आ जाएगा याद, सब आ जाएगा। तुम आप फ्रेश हो जाओ, आज हमने फिरोज साहब के घर जाना है, मलिक बासत ने कहते हुए महरिश के बालों को छुआ था। महरिश ये कहते हुए मुस्बत में सर हिलाया। उठने की कोशिश की, लेकिन पूरे जिस्म में दर्द की वजह से वो ज़मीन पर एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। महरिश ने पास रखी टेबल के किनारे को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ा। क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूं? मलिक बासत अपने शातिर रवैये से महरिश पर अपनी मसनूई मोहब्बत निछावर कर रहा था। मलिक बासत की बात पर महरिश ने मुस्बत में सर हिलाया, जिस पर मलिक बासत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। मलिक बासत ने आगे बढ़कर महरिश को अपनी बाहों में उठाया। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें देखकर, लेकिन मैं क्या करता, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। मलिक बासत की बात सुनकर महरिश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो अंदर से डर गई थी। मलिक बासत ने महरिश को वॉशरूम में छोड़ा। मैं जाऊं या कोई हेल्प चाहिए? मलिक बासत ने वॉशरूम का दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, आप जाएं, आई एम ओके। महरिश की जवाब पर मलिक बासत ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही मैरी जिस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े थे। इसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखा था। शीशे में अपने आप को देखकर महरिश को वहशत हो रही थी। बासे, तुम इंसान ही हैवान हो, तुम कैसे मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हो? कैसे? और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? महरिश रोते हुए वॉशरूम की ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। वो इस बात से बेखबर थी कि मलिक बासत ने तो वो हद पार कर दी थी जहाँ इसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। नहीं ज़मार, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मुर्तज़ा बेग ने ज़मार की तरफ देखते हुए कहा। डैड प्लीज़, आप बात को समझे, हमारे पास टाइम नहीं है। और ज़मार अभी बोल ही नहीं पाया था कि मुर्तज़ा बेग बोल पड़ा। और क्या? हाँ, मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ कि तुम अपने हाथों से अपना कत्ल कर दो? ऐसा नहीं हो सकता ज़मार, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा गार्डियन हूँ। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, समझे तुम? ज़मार के फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया था। ठीक है डैड, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ये स्टेप मुझे खुद से उठाना पड़ेगा। मैं सबकी जिम्मेदारी खुद लूँगा, ज़मान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम सब ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं? शहरयार आगे बढ़ा था कि इसने ज़मार के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर ज़मान ने शहरयार की आंखों में देखा, जहाँ नमी के साथ इल्तिजा भी थी। मुझे डैड से अकेले में बात करनी है। ज़मान ने शहरयार के हाथ को पकड़ते हुए सबकी तरफ देखा। शहरयार ने गहरा सांस लिया और सबको बाहर आने का कहकर कमरे से बाहर आ गया था। मुर्तज़ा बेग कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। डैड, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं आपको एक दुख के साथ दूसरा दुख नहीं देना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी नाराज़गी लिए चला जाऊँ। ज़बार मुर्तज़ा बेग के पास घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था। इसके दोनों हाथ मुर्तज़ा बेग के घुटनों पर थे। ज़मा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मुझे तुम कितने अजीज़ हो? अंजा मेरी बेटी की तरह है। मैं इसके लिए परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे को ही कुर्बान कर दूँ। बताओ। मुर्तज़ा बेग की आंखों में नमी और आवाज़ कँपकपा रही थी। डैड, मैं आप सबकी नज़रों में एक अच्छा बेटा हूँ, दुनिया की नज़रों में एक अच्छा बिजनेसमैन, लेकिन मैं एक अच्छा शोहर नहीं बन सका। आप कह रहे हैं ना कि अंजा आपकी बेटी जैसी है? अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो जो मैंने अंजा के साथ किया, तो क्या आप इसे माफ़ कर देते? कभी भी नहीं। मैंने अंजा के साथ बहुत बुरा किया है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने गुनाहों का ज़ाला कर सकूं। एक शोहर के कुछ फ़राइज़ होते हैं, मैं वो पूरा नहीं कर पाया। अब मुझे अंजा को बचाकर इन सब का ज़ाला करना है। प्लीज़ बात को समझे। ज़मार की बात सुनकर मुर्तज़ा बेग ने ज़मार के हाथों पर अपने हाथ रखे। और तुम्हारी माँ, इसका नहीं सोचा तुमने? तुम जानते हो तुम्हारी माँ की जान तुम में बसती है। बचपन में जब तुम बीमार होते थे, वो एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेती थी। सोना तो अलग बात, वो तो खाना पीना भूल जाती थी। जब वो होश में आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब वो होश में आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं इसे? वो एक बार फिर जीते जी मर जाएगी। मिर्ज़ा बेग के ये कहते ही आंखों से आंसू निकल पड़े थे। जमा सर झुकर अपने डैड की बात सुन रहा था, और इसकी आंखों से आंसू के दो मोती निकलकर ज़मीन पर गिर गए थे।
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زمانہ اپنی ماں سے کتنا اٹیچ تھا اور وہ بھی اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتی تھی۔ زمانہ نے اپنے آنسوں کو مزید نکلنے سے روکا اور گہرا سانس لیتے ہوئے مرتضیٰ بیگ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ شہریار ہے نا ماں کے پاس، آپ کے پاس میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ڈیڈ پلیز ڈیڈ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے کمزور مت کریں، نہیں تو انزا مر جائے گی اور میں اس گلٹ کے ساتھ ساری زندگی نہیں جی سکتا، پلیز ڈیڈ۔ زمار نے کہتے ہوئے مرتضیٰ بیگ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زمار، میں کیسے اپنے بیٹے کے موت نامے پر دستخط کر دوں اپنے ہاتھوں سے؟ تم بھی اس بات کو سمجھو۔ مرتضیٰ بیگ نے زمار کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے گرفت میں لیتے ہوئے کہا، ڈیڈ وہ مر رہی ہے، وہ مر جائے گی، ڈیڈ اسے بچا لیں۔ زمار کا ضبط جواب دے گیا تھا اور جس آنسو کو وہ روک رہا تھا وہ اپنے ڈیڈ کے سامنے باہر نکل پڑے تھے، جسے دیکھ کر مرتضیٰ بیگ کانپ کر رہ گیا تھا۔ آج اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے تھے، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ اٹھو مرتضیٰ بیگ، اٹھو۔ مرتضیٰ بیگ نے زمار کو زمین سے اٹھاتے ہوئے خود بھی کرسی سے اٹھ گیا تھا اور زمار کو گلے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ مرتضیٰ بیگ نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی تھی۔ ڈیڈ مجھے آپ کی سب باتیں منظور ہیں۔ زمار کے چہرے پر اب پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہارے پہلے ٹیسٹ ہوں گے، اگر تمہاری رپورٹ انزا کی رپورٹ سے میچ کرے گی تو ہم لاسٹ میں یہ آپشن رکھیں گے۔ پہلے ہم ارینج کریں گے جہاں تک ہو سکے گا، ابھی ہمارے پاس 6 دن ہیں ڈاکٹر کے مطابق، تو پہلے ہم کوشش کریں گے، اس کے بعد تمہارے فیصلے پر عمل درآمد میں خود کروں گا۔ مرتضیٰ بیگ کی بات سن کر زمار ضرور گیا تھا، لیکن اس کے پاس اپنے ڈیڈ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈیڈ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں آج ہی اپنے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ زمار کی بات پر مرتضیٰ بیگ نے زمار کو گلے لگا لیا تھا، لیکن وہ اندر سے ڈر رہا تھا کہیں زمار کی رپورٹ انزا سے میچ نہ کر جائے۔ زمار ذلان کے ساتھ اپنے ٹیسٹ کروانے چلا گیا تھا۔ شہریار کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آیا۔ ڈیڈ، آپ بھائی کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے سوچا کیسے یہ کرنے کا؟ شہریار کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مرتضیٰ بیگ اتنا بڑا سٹیپ لے گا۔ شہریار، میں نے آج پہلی بار زمار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور وہ آنسو انزا کے لیے تھے، اپنے پچھتاوے کے لیے تھے۔ میں مجبور ہو گیا تھا، ابھی میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی ہے، بس دعا کرو کہ زمار کی رپورٹ انزا کی رپورٹ سے میچ نہ ہو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ ذات وہی کرے گی جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ مرتضیٰ بیگ نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر شہریار نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ڈیڈ کی بات پر خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ ملک باسط مہرش کو فیروز کے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا تھا۔ رستے میں ہی اسے تیمور کی طرف سے کال آئی تھی، جسے سنتے ہی ملک باسط کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ مہرش، تم کیا سمجھتی ہو کہ زمار کی چھوڑی ہوئی عورت کو میں آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ کبھی نہیں۔ تم اپنے ستیلے باپ کی کٹ پتلی تھی اور اب میری کٹ پتلی بن کر رہو گے۔ جب تمہارے ستیلے باپ نے تم پر رحم نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ میں بھی ملک باسط ہوں۔ ملک باسط نے سوچتے ہوئے گاڑی آفس کی پارکنگ میں کھڑی کی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ملک باسط کے موبائل پر کال آئی۔ نمبر دیکھتے ہی اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے زمار کی؟ ملک باسط نے اپنے بندے سے پوچھا جس کو اس نے زمار کے ہر کام پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ واٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے اپنی وائف کو اپنا دل ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ میں زمار کو اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا، کسی بھی طرح اسے روکو، اس کے ٹیسٹ روکو، اس کی رپورٹ تبدیل کرواؤ۔ زمار کو زندہ رہنا ہے، میں اسے تڑپا کر ماروں گا، اور ہاں، اس کی بیوی کو مرنے دو، اور خیال رہے کہ کوئی اس کی بیوی کو ہارٹ ڈونیٹ نہ کرے، نہیں تو میں ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ میں ڈاکٹر سلیم سے بات کرتا ہوں، تو منزا کے گھر والوں پر نظر رکھو۔ ملک باسط نے غصے سے اپنے بندوں کو آرڈر دیا اور کال بند کر دی تھی۔ زمار، جب تمہاری بیوی مرے گی تو تم جتنی تکلیف میں ہوگی اتنا ہی مجھے سکون ملے گا، اور ساتھ ہی ملک باسط کا قہقہہ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ زمار اپنے ٹیسٹ کروا چکا تھا، کچھ ہی دیر میں رپورٹس آنے والی تھیں، سب رپورٹس کا انتظار کر رہے تھے۔ زمار مطمئن تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ فزیکلی فٹ ہے اور جو چیزیں درکار ہوں گی اس میں وہ فٹ ہوگا۔ ڈاکٹر سلیم اپنے کمرے میں موجود تھا جب اسے ملک باسط کی کال آئی تھی، جسے سنتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے ملک باسط کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کرتے ہوئے فوراً لیب کی طرف چلا گیا تھا۔ مسٹر زمار بیگ کی رپورٹس آ گئی ہیں، ڈاکٹر سلیم نے لیب انچارج کو کہا، جس نے کمپیوٹر پر زمار کی رپورٹس دکھائیں۔ اور اس کی بیوی کی رپورٹس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر سلیم کے کہنے پر لیب انچارج نے وہ رپورٹس بھی دکھائیں، جس پر ڈاکٹر سلیم نے ٹینشن میں اپنے ماتھے پر کھجلی کی۔ دونوں کی رپورٹس میچ کر گئی تھیں، دونوں کے بلڈ گروپ بھی ایک تھے۔ تم جاؤ، میں خود یہ رپورٹس مرتضیٰ صاحب کو دے دوں گا، اور کسی کو لیب میں آنے مت دینا، اور جو میں نے کہا ہے اگر کسی کو پتہ چلا تو تمہاری نوکری اس وقت چلی جائے گی۔ ڈاکٹر سلیم کی بات سن کر لیب انچارج کچھ بول نہیں سکا، وہ لیب سے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر سلیم لیب انچارج کے جاتے ہی کمپیوٹر پر بیٹھے زمار کی رپورٹس کو بدل رہا تھا جب لیب کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر سلیم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔
جبران شاہ جو ہسپتال کی کنٹین میں کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے زمار کے فیصلے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نظریں اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر ٹکی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پکڑا چائے کے کپ میں چائے کپ کی ٹھنڈی ہو گئی تھی. اسے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. وہ زمار کو اس حد تک جاتے ہوئے دیکھ کر اسی سوچوں میں گم تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کیا. وہ یہی سوچ کر کنفیوز تھا. ایک وکیل ہونے کے ناطے اس نے وہ کیس دیکھے تھے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے, ایک دوسرے سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. لیکن زمار کے دل میں انزا کے لیے اتنی کیئر اور محبت دیکھ کر اور خود انزا کے لیے کچھ نہ کرنے پر وہ زمار سے نہ جانے کیوں جالس ہو رہا تھا. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, میں کیوں ان دونوں کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں. وہ بس میری کلائنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں, اور زمار اس کا شوہر ہے. جبران شاہ نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا. گردن کو خم دیتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی. لیب کا دروازہ جیسے کھلا, اذلان اندر داخل ہوا. اذلان کو دیکھتی ڈاکٹر سلیم نے جو رپورٹس بدلی تھیں اس سے فوراً سیو کیا. اذلان تم یہاں کیسے؟ ڈاکٹر سلیم نے اپنی گھبراہٹ کو بہت مہارت کے ساتھ چھپایا تھا. میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ ٹیسٹ کے رزلٹ آ گئے ہیں کیا, کیونکہ میں نے لیب انچارج کو باہر جاتے دیکھا تو مجھے لگا کہ رزلٹ آ گئے ہوں گے تو وہی لینے آیا تھا. اذلان کی بات سن کر ڈاکٹر سلیم نے پراعتماد ہو کر اذلان کی طرف دیکھا جسے ابھی وہ کچھ وقت پہلے کچھ بھی نہ کر رہا تھا. ہاں رپورٹ آ گئی ہے, میں بس اسی کا پرنٹ آؤٹ کرنے والا تھا. ڈاکٹر سلیم نے فوراً اپنی بنائی گئی رپورٹس کا پرنٹ نکال لیا تھا. آ گئی ہیں رپورٹ. اذلان نے سنتے اس کے چہرے پر بے چینی نمایاں ہو گئی تھی. اور اذلان کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ تمہاری جگہ میں مرتضیٰ صاحب کو بتا دوں. ڈاکٹر سلیم نے رپورٹس کو فائل میں بند کرتے ہوئے کہا. مطلب رپورٹس میں فرق ہے؟ اذلان ڈاکٹر سلیم کی بات سمجھ گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, چلو چل کر بتاتے ہیں ان سب کو. ڈاکٹر سلیم نے اوریجنل رپورٹس کا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہوئے اذلان کو کہا اور باہر کی طرف چلا گیا تھا. ایک طرف اذلان کو زمار کی طرف سے پریشانی ختم ہو گئی تھی. اس نے جو فیصلہ لیا تھا وہ اذلان کی نظر میں سراسر غلط تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ انزا کی وجہ سے مرزا بیگ اپنے بیٹے کو کھو دے, اور جب انزا کو پتہ چلے تو وہ اپنی ساری زندگی زمار کے غم میں گزار دے. لیکن دوسری طرف اب اذلان کو انزا کی زیادہ فکر ہو رہی تھی. اب ہارٹ کا ارینج کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. انہی سوچوں کے ساتھ اذلان ڈاکٹر سلیم کے ساتھ مرزا بیگ کے پاس چلا گیا تھا جہاں سب موجود تھے. تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ناول بہت اچھا ہے, دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. تو ایپیسوڈ پڑھ کر اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا. لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا. اور اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.